मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने से पहले पीछे वाला वीडियो आपने देख लिया होगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं लगातार एमिनो के रासायनिक गुण। पिछले 2 वीडियो से हम एमिनो के रासायनिक गुणों पे बात कर रहे हैं और कुछ बचे हुए रासायनिक गुण यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को देखिए, पीछे इससे पहले वाले वीडियो को, और फिर इसको देखिए, तो आपको समझ में आएगा क्रम से हम किस तरह से अभिक्रियाओं को पढ़ रहे हैं। और उसी क्रम में 9वीं अभिक्रिया है नाइट्रोसिल क्लोराइड से क्रिया। नाइट्रोसिल क्लोराइड यानी कि टिल्डन अभिकर्मक NOCl। कुछ याद आया? याद आ गई होगी। ये अभिक्रिया हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जब हम क्या पढ़ रहे थे? हैलोजन व्युत्पन्न पढ़ रहे थे, जब एल्किल हैलाइड हम बना रहे थे, यानी कि एल्किल क्लोराइड का निर्माण इस विधि द्वारा किया जाता है। टिल्डन अभिकर्मक क्या होता है? NOCl को टिल्डेन अभिकर्मक भी कहते हैं। प्राथमिक एमीन नाइट्रोसिल क्लोराइड से अभिक्रिया कर एल्किल क्लोराइड बनाती है। सिर्फ प्राथमिक एमीन ही ये अभिक्रिया दर्शाती हैं। और हमने क्या किया था? नाइट्रोजन के नीचे टिल्डन अभिकर्मक का नाइट्रोजन रखा था, बाईं तरफ Cl और दाईं तरफ ऑक्सीजन, और ये कट लगाए थे 2। इस तरफ जो बने वो एक उत्पाद है, ये आपस में जुड़ जाते हैं RCl, ये आपस में जुड़ जाते हैं N2, दोनों नाइट्रोजन आपस में जुड़ गए तो नाइट्रोजन गैस का एक अणु बना, और H2 और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? H2O। इम्पोर्टेंट अभिक्रिया 2 बार आई है और ये अभिकर्मक नाम से भी पूछ लिया जाता है। टिल्डन अभिकर्मक का सूत्र लिखिए। इसके बाद है फॉस्जीन से अभिक्रिया। फॉस्जीन क्या होती है? COCl2। फॉस्जीन नाम पहले भी आप सुन चुके हो। एलिफेटिक प्राथमिक तथा द्वितीयक एमीन एल्किल प्रतिस्थापित यूरिया बनाते हैं जब ये फॉस्जीन से क्रिया करते हैं। फॉस्जीन क्या होती है? COCl2 फॉस्जीन होती है। तो एक फॉस्जीन के अणु से एमीन के 2 अणु अभिक्रिया करते हैं। यहाँ पर प्राथमिक एमीन ली है हमने, कौन सी? मेथिलेमीन। यहाँ मेथिलेमीन ली है तो दूसरा अणु भी मेथिलेमीन का ही लेंगे। और ये दोनों अणु, मेथिलेमीन के दोनों अणु फॉस्जीन के एक अणु से अभिक्रिया करके यूरिया का व्युत्पन्न बनाते हैं। यूरिया क्या होती है? NH2 T=O NH2 क्या होती है? यूरिया होती है। और यूरिया का व्युत्पन्न किसे बोलेंगे? जब हाइड्रोजन की जगह एल्किल समूह आ जाएंगे तो वो यूरिया का व्युत्पन्न कहलाएंगे। बस एक हाइड्रोजन की जगह भी आ सकता है, दोनों हाइड्रोजन की जगह भी 2 एल्किल समूह आ सकते हैं। तो एक एल्किल समूह कब आएगा? जब प्राथमिक एमीन फॉस्जीन के साथ अभिक्रिया करेगी। और दोनों हाइड्रोजन की जगह 2 एल्किल समूह कब आएंगे? जब द्वितीयक एमीन फॉस्जीन के साथ अभिक्रिया करेगी। तो यह प्राथमिक एमीन से समझते हैं। इसका एक हाइड्रोजन फॉस्जीन का क्लोरीन के साथ निकलता है, इसका एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ दूसरे क्लोरीन के साथ निकलता है। HCl गैस के 2 अणु बाहर निकल जाते हैं और फॉस्जीन का कार्बन दोनों तरफ से दोनों अणुओं के साथ नाइट्रोजन के द्वारा जुड़ जाता है। तो CH3NH C=O, ये NH CH3। तो देखिए यूरिया क्या होती है? NH2CONH2 यूरिया होती है। एक हाइड्रोजन की जगह CH3 समूह आ गया तो ये यूरिया का व्युत्पन्न कहलाया। डाई मेथिल यूरिया इसका नाम है। ठीक है। अगली अभिक्रिया है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण 2 तरह से करवा सकते हैं। एक तो पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा करवाएंगे और दूसरा परऑक्साइड या पर अम्लों के द्वारा करवाएंगे। जब हम ऑक्सीकरण पोटेशियम परमैंगनेट से करवाते हैं, एलिफेटिक प्राथमिक एमीन पोटेशियम परमैंगनेट से ऑक्सीकृत होकर उसके बाद उनका जल अपघटन किया जाता है। ऑक्सीकृत होकर जो उत्पाद बनाते हैं उस उत्पाद का जल अपघटन करते हैं तो कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होते हैं। देखिए ये है प्राथमिक एमीन, एलिफेटिक एमीन है। तो जब इसका KMnO4 द्वारा ऑक्सीकरण करवाएंगे तो KMnO4 से प्राप्त नवजात ऑक्सीजन यहाँ से 2 हाइड्रोजन को निकाल लेगी। एक हाइड्रोजन इस कार्बन से, दूसरा हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन से। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला,
ये इस ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके H2O का अणु बना लेते हैं और ये कार्बन और नाइट्रोजन अपना एक बंध अतिरिक्त और बना लेते हैं अपनी संयोजकता पूरी करने के लिए, ठीक है। और ये बना मध्यवर्ती उत्पाद एल्डिमीन, इमीन बना, है ना। इमीन क्या होता है? कार्बन नाइट्रोजन के बीच द्विबंध होता है और नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो वो इमीन कहलाता है, और नाइट्रोजन से OH जुड़ा होता है तो वो ऑक्सीम कहलाता है। तो ये चीज़ें मैं बार बार एक साथ ही बोलता हूँ जिससे आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। तो ये बना एसिड एल्डिमीन, एल्डिहाइड, एसिड एल्डिमीन, क्योंकि जब इसका जल अपघटन करवाएंगे तो एल्डिहाइड का निर्माण होता है। और एक चीज़ और जो बार बार हम बात करते हैं, जब कार्बन नाइट्रोजन के बीच द्विबंध होता है और उसका जल अपघटन कराना होता है तो ये ध्यान रखना, जल का ऑक्सीजन तो कार्बन की तरफ रखेंगे और दोनों हाइड्रोजन नाइट्रोजन की तरफ रखकर यहाँ एक चीरा लगाते हैं। तो इस तरफ जो बना वो एक उत्पाद है और इस तरफ बना वो दूसरा उत्पाद है। इस तरफ जो उत्पाद बनता है वो मुख्य उत्पाद है। कौन सा? CH3CHO एल्डिहाइड उत्पाद प्राप्त हुआ। और इस तरफ क्या बना? NH तो था ही, 2 हाइड्रोजन और मिल गए जल के अणु के तो NH3 बन गया, समझ गए। और अगर ये द्वितीयक एमीन होता तो आप देखते कि किसका निर्माण होता है? कीटोन का निर्माण होता। इसी प्रकार जब प्राथमिक एमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड या पर अम्ल H2SO5, पर सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO5 क्या होता है? पर सल्फ्यूरिक अम्ल जैसे ऑक्सीकारकों से ऑक्सीकृत होकर पहले एमीन ऑक्साइड बनाते हैं और ये जो एमीन ऑक्साइड बनते हैं उनमें पुनर्विन्यास होकर मुख्य उत्पाद क्या बनता है? ऑक्सीम बनता है। एन एल्किल हाइड्रोक्सिल एमीन प्राप्त होते हैं। ऑक्सीम नहीं, सॉरी, हाइड्रोक्सिल एमीन प्राप्त होते हैं। तो ये है प्राथमिक एमीन। इसका ऑक्सीकरण करवाया पेरोक्साइड से या फिर पर अम्ल से, तो देखिए ये यहाँ से नवजात ऑक्सीजन आता है और वो नवजात ऑक्सीजन यहाँ से हाइड्रोजन नहीं निकालता, अब की बार वो खुद ही नाइट्रोजन के लोन पेयर को ग्रहण कर लेता है। जैसे नाइट्रोजन के लोन पेयर को ग्रहण किया, देखो नाइट्रोजन के ऊपर धनावेश आ गया और ऑक्सीजन के ऊपर ऋणावेश आ गया, तो फिर ये अस्थायी बन जाता है। नाइट्रोजन के ऊपर धनावेश आते ही ये मध्यवर्ती उत्पाद अस्थायी हो जाता है। तो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्या होगा? यहाँ से एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा इलेक्ट्रॉन छोड़कर, तो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन छोड़कर जाता है तो नाइट्रोजन का आवेश खत्म हो गया, धनावेश। तो ये क्या उत्पाद बना? RNHOH, हाइड्रोक्सिल एमीन, ठीक है। ये थी एमीन की रासायनिक अभिक्रियाएं, 11 रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं प्राथमिक एमीन में अंतर परिवर्तन। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? आरोहण और अवरोहण, एमीन का आरोहण और एमीन का अवरोहण। आरोहण में तो क्या होता है? जो एमीन हमें दी जाती है उससे एक अधिक कार्बन की एमीन हमें बनानी होती है, और अवरोहण में आप समझ गए होंगे इसका उल्टा होता है, जो एमीन दी जा रही है उससे एक कम कार्बन की एमीन अभिक्रियाओं के द्वारा बनानी होती है। तो इस तरह की एक अभिक्रिया हम पहले भी अल्कोहल में भी देख चुके हैं, अल्कोहल का आरोहण और अल्कोहल में कार्बन श्रृंखला का अवरोहण ठीक उसी तरह की है। और इसमें देखिए कोई भी नई अभिक्रिया नहीं आ रही है, एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो पहले अभिक्रिया पढ़ी हैं उन्हीं को ही रिवाइज करना है एक तरह से, बस वो सीक्वेंस पता होना चाहिए कैसे एक कार्बन कम कर दें। तो चलो पहले आरोहण देखते हैं। यहाँ हमने एक एमीन ली है RNH2, ठीक है। तो इसका मतलब जो एमीन हमें प्राप्त करनी है वो क्या होगी? RCH2NH2, एक कार्बन ज़्यादा दिखाना होगा उसमें, वो अलग से दिखा देंगे RCH2NH2। तो RNH2 से RCH2NH2 कैसे प्राप्त करेंगे? पहले तो इस एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से करवाते हैं। तो प्राथमिक एमीन नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो हमें पता है किसका निर्माण होता है? अल्कोहल का निर्माण होता है। याद करो, अभिक्रिया पहले पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये अभिक्रियाओं को एक तरह से रिवाइज करना है। RNH2 NOH
HNO2, ये नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करवाई तो ये क्या बना, ROH बना। तो ये सह उत्पाद हैं, इनका है जिक्र नहीं करना है, मुख्य उत्पाद का ही जिक्र करना है। ROH बना। ROH की अभिक्रिया PCl5 से करवाई तो ये समझ गए होंगे कि P को O के नीचे रखते हैं, एक Cl को इधर, एक Cl को इधर, 3 Cl को नीचे। तो इस तरफ जो कट लगाते हैं वो मुख्य उत्पाद होता है और ये सह उत्पाद है। सह उत्पाद का जिक्र यहाँ नहीं होता, मुख्य उत्पाद का ही जिक्र होता है। तो एल्किल क्लोराइड बना। एल्किल क्लोराइड की अभिक्रिया KCN के साथ करवाई तो नाभिक सन्निही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। CN इस Cl को प्रतिस्थापित कर देगा तो क्या बना, RCN। और देखो अब समझ में आ गया हो कि कार्बन अतिरिक्त आ चुका है। जैसे ही CN आया, अतिरिक्त कार्बन आ चुका है। अब बस इस CN को किस में परिवर्तित करना है, CH2NH2 में। और ये किस के द्वारा परिवर्तित हो सकता है, अपचयन के द्वारा। इसका पूर्ण अपचयन करवा दो, ये किस में बदल जाएगा, RCH2NH2 में। तो बड़ा ही आसान है आरोहण। अब देखो, अब पढ़ते हैं अवरोहण। अवरोहण में क्या है, एक कम कार्बन का एमीन हमें प्राप्त करना है। तो यहाँ पहले से एक अधिक कार्बन का एमीन इस तरह से दिखाते हैं और इस कार्बन को गायब करना है, यानी कि हमें RCH2NH2 से क्या प्राप्त करना है, RNH2। अब परीक्षा में ये किसी एक पर्टिकुलर उदाहरण से भी आ सकता है, जैसे कि CH3NH2 को C2H5NH2 में परिवर्तित किस प्रकार करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। यानी कि आरोहण ही पूछ रहा है लेकिन उदाहरण देकर अलग तरह से घुमाकर। तो प्रश्न किसी भी तरह से आओ, उसको एक बार समझने के बाद तरीका वही रहेगा जो हमने पढ़ा है। इसमें भी पहले HNO2 से अभिक्रिया करवाई, NH2 की जगह क्या आ गया, OH आ गया, ठीक है। इसके बाद इस एल्कोहल का हम क्या करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं। जब ऑक्सीकरण करवाया जाता है तो CH2OH किस में बदल जाता है, COOH में, ठीक है। ऑक्सीकरण हम पहले देख चुके हैं। यह है अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इस अम्ल की अभिक्रिया क्षार से करवाएंगे तो क्या बनेगा, लवण बनेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण। यानी कि RCOOH में जो हाइड्रोजन है उसको Na द्वारा प्रतिस्थापित कर देंगे। तो ये अम्ल क्षार अभिक्रिया है जिसमें सोडियम एसीटेट या एल्केनोइट लवण प्राप्त होता है, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण प्राप्त हुआ। अब आपको पता है कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण की अभिक्रिया सोडा लाइम से करवाते हैं तो विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया होती है और एक कम कार्बन की एल्केन प्राप्त होती है। और उसमें मैंने बताया था जो R है लवण में, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण में, उस R से H जोड़ दो, वो एल्केन हमें प्राप्त होगा, ठीक है। ये बहुत बार ये अभिक्रिया देख चुके हैं, समझ ही गए होंगे। और अब सीधा सा क्या कर रखा है, इस एल्केन की अभिक्रिया क्लोरीन से करवा रखी है। तो क्लोरीनीकरण हो रहा है एल्केन का। तो हाइड्रोजन को क्लोरीन के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया तो एल्किल क्लोराइड बना। और इस एल्किल क्लोराइड की अभिक्रिया अमोनिया से करवाई तो एक कम कार्बन की एमीन हमें प्राप्त हो जाती है पहले वाली एमीन से। एमीनीकरण हो गया, ये अभिक्रिया भी हम पढ़ चुके हैं। यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है, यहाँ से Cl HCl अणु बाहर निकला, जो ये NH2 बचा वो इस R से आकर जुड़ गया। और यहाँ बनने वाले उत्पाद को जब हमने देखा तो ये जो अभिकारक हमने लिया था उससे एक कम कार्बन का उत्पाद हमें प्राप्त हुआ है। तो ये है अवरोहण। तो 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आरोहण और अवरोहण की अभिक्रियाएँ आपको याद हो जाएंगी। प्रैक्टिस से ही आप कार्बनिक अभिक्रियाओं को याद रख सकते हो। एक बार मान लिया आपको याद हो भी गया है तो ये मत सोच के बैठ जाना कि हमने पढ़ ली हैं, बार बार उनको रिपीट करना ही पड़ता है। तो अब इसका अंतिम टॉपिक है एमीन का, वो है अंतर। अंतर में से भी कई बार परीक्षा में सवाल आ जाता है कि कोई एक अंतर बताइए, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एमीन में कोई एक अंतर करिए या 2 अंतर करिए, या हम 4 अंतर देख लेते हैं। सबसे पहला परीक्षण है आइसोसाइनाइड परीक्षण, यानी कि हॉफमैन कार्बिल एमीन अभिक्रिया। 1 डिग्री एमीन ही ये अभिक्रिया दर्शाती है, या ये कहें 1 डिग्री एमीन ही आइसोसाइनाइड परीक्षण देते हैं। 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन ये परीक्षण नहीं देते। एक अंतर तो ये हो गया। कार्बन डाइसल्फाइड से जब क्रिया करते हैं 1 डिग्री एमीन तो मस्टर्ड ऑयल परीक्षण टेस्ट देते हैं।
और उत्पाद आप समझ ही गए होंगे कौन सा होता है। एक तो, और उत्पाद को किससे याद रखोगे, MIC, मिक गैस से याद रखोगे। मिथाइल आइसोसाइनेट की जगह क्या बनता है यहाँ पे, मिथाइल आइसोथायोसाइनेट, जिसकी जो सुगंध है वो सरसों के तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल की तरह होती है। तो सिर्फ 1 डिग्री अमीन ही मस्टर्ड ऑयल परीक्षण देता है, जबकि 2 डिग्री अमीन एक अलग ही उत्पाद बनाता है जो कि कार्बेमिक अम्ल व्युत्पन्न के नाम से इसको जानते हैं। देखिए इसकी संरचना तो आपको बनानी नहीं है, ये नाम याद रख लेना है। कार्बेमिक अम्ल व्युत्पन्न देते हैं। और देखो अगर आप याद ही रखना चाहते हो संरचना, तो देखो हमने क्या किया था, ये 1 डिग्री अमीन थी, कार्बन डाइसल्फाइड से इसकी अभिक्रिया हुई थी। तो हमने क्या किया था, इस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में CH2 को एंटर करवाया था। कैसे, इस कार्बन को इस नाइट्रोजन से जोड़ दिया, ठीक है, और एक सल्फर द्विबंध से और दूसरा सल्फर एकल बंध से, और इस सल्फर से ये हाइड्रोजन जोड़ दी। और इसमें जब पुनर्विन्यास होता है तो नाइट्रोजन से हाइड्रोजन बंध टूटता है और इस कार्बन से ये बंध टूट जाता है। तो RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, इसका निर्माण होता है। ये क्या है, मिथाइल आइसोथायोसाइनेट। अब इसकी जगह जब 2 डिग्री अमीन लेंगे तो वो क्या होगी, देखो इस तरह से होगी। ध्यान देना, इस अभिक्रिया की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उत्पाद का नाम याद रखने में थोड़ी आसानी होगी कि किस तरह से उस उत्पाद को क्या बोलते हैं। डाईथायोकार्बेमिक अम्ल क्या होता है। अब देखो ये है द्वितीयक अमीन, इसकी अभिक्रिया कार्बन डाइसल्फाइड से करवा रहे हैं। तो इसमें भी वही होगा जैसे इसमें हुआ था, इस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में इसको प्रवेश करवाते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड SH, यानी कि ये हाइड्रोजन और ये नाइट्रोजन है और ये वाला हाइड्रोजन, इसके बीच में इसको प्रवेश करवा दिया। तो ये वो उत्पाद है, कौन सा, डाईथायोकार्बेमिक अम्ल व्युत्पन्न। इससे आगे ये अभिक्रिया नहीं हो पाती। HgCl2 के उपस्थिति में ये करवाई थी, इससे आगे ये नहीं हो पाती, बस यही उत्पाद बन के रह जाता है। जबकि तृतीयक अमीन में नाइट्रोजन हाइड्रोजन बंद नहीं होता तो CH2 अभिक्रिया नहीं कर पाती। तो 3 डिग्री अमीन CH2 के साथ अभिक्रिया नहीं करती। और चौथा अंतर है हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं ये देखते हैं। हिंसबर्ग अभिकर्मक का सूत्र आप लिख लेना, हालांकि क्वेश्चंस में आगे मैंने लिखवा दिया है, फिर भी यहाँ लिखना चाहो तो लिख लेना। C6H5SO2Cl, ये हिंसबर्ग अभिकर्मक होता है। इसकी अभिक्रिया जब 1 डिग्री अमीन से करवाते हैं तो मोनोएल्किल सल्फेनेमाइड प्राप्त होता है, 2 डिग्री अमीन से करवाते हैं तो डाई एल्किल सल्फेनेमाइड प्राप्त होता है, जबकि 3 डिग्री अमीन इसके साथ अभिक्रिया नहीं करता। और ये तो देखो उत्पाद भी बनाने बड़े आसान हैं। C6H5SO2Cl की अभिक्रिया RNH2 के साथ करवाओगे तो यहाँ से HCl निकल जाएगा। C6H5SO2, ये N इस S के साथ जुड़ जाएगा, NHR। तो ये क्या है, मोनोएल्किल, ये मोनोएल्किल सल्फेनेमाइड। ये क्या है, सल्फेनेमाइड। एमाइड की तरह की संरचना होती है, लेकिन ये सल्फर का एमाइड होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, सल्फोनेमाइड। और 2 डिग्री अमीन, इस H की जगह भी R आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, डाई एल्किल सल्फोनेमाइड प्राप्त होता है। और 3 डिग्री अमीन में क्योंकि नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन नहीं जुड़ा होता 3 डिग्री अमीन में, इसीलिए ये भी हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है ना। नाइट्रस अम्ल के साथ 1 डिग्री अमीन जब अभिक्रिया करती है तो नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है। 2 डिग्री अमीन नाइट्रोस अमीन बनाती है, जो कि आगे लीबरमान परीक्षण देते हैं। आपके सिलेबस में लीबरमान परीक्षण है नहीं, लेकिन ये याद रखना है। और 3 डिग्री अमीन कोई अभिक्रिया नहीं करती, क्योंकि 3 डिग्री अमीन में नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ नहीं होता। तो तीनों का कारण एक ही है, 3 डिग्री अमीन क्यों नहीं अभिक्रिया करती। तो ये अंतर है। तो एक बात आप समझ रहे होंगे, 1 डिग्री और 2 डिग्री के बीच में ही ये ज़्यादातर पूछी जाती है। 3 डिग्री में तो ये चारों ही अभिक्रियाएँ कोई सी भी संभव नहीं है, ठीक है ना। तो ये अंतर
आने की संभावना भी एग्ज़ाम में होती है। तो यहाँ एमीन का जो पोर्शन है 13 के पार्ट का वो ख़त्म होता है। इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे इस पार्ट का। दूसरा कोई क्रियात्मक समूह ऐसा लेंगे जिसमें नाइट्रोजन उपस्थित है। एमीन ख़त्म हो गया है और संडे को इस एमीन के पोर्शन का टेस्ट होगा, इसलिए संडे से पहले ही एमीन के जितने भी पार्ट मैंने बनाए हैं सारे वीडियोज़ क्रम से देखें और अच्छे से तैयारी करके अब की बार टेस्ट दें। धन्यवाद।